अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा पाकिस्तान के आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को हुए और फिर बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ जो मखसूस सोच रखते हैं, आज दूसरे रोज उन्हें दूसरी शिकस्त हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था कि किस तरह चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा साहब को 9 मई के बयानिए में उनके घर से शिकस्त हुई, जबकि आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा साहब के वो पसंदीदा आरोज जिन्हें उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को रात को अदालत लगाकर लगाया था इन इंतखाबात के लिए, उन रिटर्निंग अफसरान के किरदार पर बड़े सवालात उठे हैं। बल्कि उन रिटर्निंग अफसरान के किरदार पर एक पूरी चार्जशीट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के ऊपर। और ये जो फैसला है ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने किया है। इसके साथ साथ ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस जिन्होंने आज ये फैसला सामने आया उनका एक तफसीली फैसला, इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 मजीद जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा साहब की जो लेगेसी है या उनका जो बैगेज है या वो जो आम इंतखाबात को लेकर उनके जो फैसले हैं उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया है। और ये तमाम तर मामला क्या है आज की इस वीडियो में जरा तफसील से आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जनाब आपको याद होगा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को हुए और उन आम इंतखाबात में जो रिटर्निंग अफसरान थे उनके जो किरदार थे वो क्या थे, जिस तरह अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया, वो जो रिटर्निंग अफसरान थे वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के आला-ए-कार बने, किस तरह रियासत ने जो एक पहले फैसला कर लिया था कि एक जो ज़ेर एताब सियासी जमात है जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है उसको मैंडेट जो दिया गया है उसकी अवाम की जानिब से दिया गया है वो छीन लेना है, फॉर्म 45 में रद्दोबदल करके फॉर्म 47 वालों की हुकूमतें बनानी है। और फिर इन इंतखाबात से कबल की जो सूरत हाल थी, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला हो, तो चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा साहब और उनके चंद जजेस जिन्होंने उनके साथ बेंच में बैठकर मखसूस फैसले दिए, वो फैसले जो जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ थे, वो फैसले जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, वो फैसले जो इमरान खान के खिलाफ तमाम सियासी जमातें चाहती थी और वो फैसले जो इस्टेब्लिशमेंट की आला-ए-कार निगरान हुकूमतें चाहती थी, उन्होंने वो फैसले दिए। तो आज के रोज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला सामने आया है, वो फैसला क्या है, वो केस क्या है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर आप देखिए कि ये अभी जो फैसला है ये इंतखाबात से कबल का फैसला है, यानी कि आपको याद होगा कि इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। यही रिटर्निंग अफसरान थे ब्यूरोक्रेसी के जिन्होंने इंतखाबात करवाए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी मौसूल नहीं करते थे, मौसूल करते थे तो उन्हें मुस्तरद कर देते थे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। एक तरफ यही रिटर्निंग अफसरान जो किसी भी शहर के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी डिवीजन के अगर वो कमिश्नर होते थे तो वो दफा 144 लगा देते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या रहनुमा हो उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, जबकि दीगर सियासी जमातों को मुकम्मल हिमायत थी इनकी, बल्कि मुकम्मल हिमायत नहीं हर तरह की मदद हासिल थी सियासी एक्टिविटीज करने के लिए। तो उसी दौरान जनाब क्या होता है, उसी दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक नाम भावल नगर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा, NA 163 बनता है जनूबी पंजाब का ये जिला, वहां उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं। जब उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर मुस्तरद करता है तो वो मामला आता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट वो फैसला बरकरार रखती है, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो फैसला आता है तो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच होता है जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अरफान सादत शामिल होते हैं। वो एक फैसला करते हैं, वो फैसला करते हैं और शौकत बसरा को NA 163 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत देते हैं। और उसके बाद आज उस फैसले का तहरीरी जो एक तफसीली हुक्मनामा है वो सामने आया है। उस तहरीरी हुक्मनामे की क्या मंदरजात हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ये जो 3 रुकनी बेंच था, ये जो फैसला है ये जस्टिस अरफान सादत ने तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने कहा था इंतखाबात का ताल्लुक अवाम से है, इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। किसी एक फर्द के लिए तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायात और असूलों के खिलाफ है। अब यहां तक आप जरा रुक जाइए। जैसे वो उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी भी नागुज़ीर है, किसी एक फर्द के लिए तकनीकी रुकावटें पैदा करना जमहूरी रिवायात और असूलों के खिलाफ है। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा साहब ने चाहे बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का फैसला हो या फिर लेवल प्लेइंग
फील्ड का मामला हो, या जो बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे थे वो मामला हो, या फिर आइन के आर्टिकल 218 की ज़ेली शिक 3 हो, उसको जिस तरह से वायलेट किया, उसको जिस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच बराह रास्त चार्जशीट कर रहा है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की उस सोच को, जिसे मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको बताया था कि उसे आज बुरी तरह दूसरे रोज दूसरी मर्तबा शिकस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में फिर मजीद लिखती है कि रिटर्निंग अफसरान की इमाम पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स की सवाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसरान की जो सवाबदीदी अख्तियारात हैं उनको इत्तदाल पसंदी और मोहतात अंदाज से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी अमल का लाजमी हिस्सा होते हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतखाबी अमल को सबूताश करना यानी मुतासिर करना इंतहाई नामुनासिब है। अफसरान को याद रखना चाहिए कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना हर शहरी का बुनियादी हक है। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। ऐसा करना वोट डालने वालों के भी बुनियादी इंसानी हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अब ये जो रिटर्निंग अफसरान के इन किरदार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाए हैं, ये जनाब 8 फरवरी से पहले के हैं, और फिर 8 फरवरी के बाद इन रिटर्निंग अफसरान ने 8 फरवरी के दिन, 9 फरवरी के दिन और फिर उसके बाद 20 दिन जिस तरह इंतखाबी अमल में पब्लिक मैंडेट पर डाका डाला, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर, निगरान हुकूमतों की ईमा पर, दीगर सियासी जमातों की ईमा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नताइज को तब्दील किया, हारे हुए उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन निकाला, तो फिर अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा किसी और बेंच ने बैठकर सुना, तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये हो गया, और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, 6 जजेस ने तो बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चार्जशीट कर दिया है। और उसमें भी जिन दिनों ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे इंतखाबी अपीलों के, तो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताद्दिद रहनुमा, जिनमें सनम जावेद शामिल थी, शौकत बसरा शामिल थे, उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी गई थी। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे। 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अटक से रहनुमा जो थे ताहिर सादिक, उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए थे, और जो परवेज इलाही हैं और उनकी एहलिया कैसरा इलाही हैं, और उनके अलावा दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी रहनुमा थे जिनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए थे, उन्हें भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी थी। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात वो ये भी है कि ये जो अपीलों का मामला था, एक ही दिन इन 2 बेंचेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी, जबकि एक केस लगा हुआ था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में, जिसमें उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा शामिल थी। और उस इलेक्शन में उन जो लोग थे उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का फैसला क्या था, और दूसरी जानिब इन 6 जजेस का, इन 2 बेंचेस का फैसला क्या था, वो आपने सुन लिया। अब इसमें और दिलचस्प बात वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ताहिर सादिक के केस में ये करार दिया था कि जो कोई भी शख्स अगर पुलिस को मतलूब है, कोई भी शख्स इश्तिहारी है, मफरूर है, उसे इंतखाबात लड़ने से रोका नहीं जा सकता। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के रावलपिंडी के एक रहनुमा थे, उन्हें महज इश्तिहारी होने की बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए थे। अब जरा मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पर 6 जजेस तो ऐसे बिल्कुल सामने आ चुके हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का बैगेज उठाने से इनकार कर दिया है, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने से इनकार कर दिया है, उनका इंतखाबात से मुताल्लिक जो किरदार था उसके ऊपर पूरी एक चार्जशीट जारी कर दी है। और इन 6 जजेस में से 2 जजेस बराह रास्त मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इन्होंने ताहिर सादिक के केस में और इन्होंने परवेज इलाही के केस में क्या फैसला दिया था वो जरा आप सुनिए, वो आपके सामने रखता हूं। ये जब समाअत हुई थी 26 जनवरी को, तो इसका जो तहरीरी फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया था, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि इंतखाबात लड़ने से किसी भी इश्तिहारी को नहीं रोका जा सकता। इश्तिहारी होने का ताल्लुक मुल्ज़िम के मुताल्लिका केस की हद तक होता है, लिहाजा इश्तिहारी होने का ताल्लुक मुल्ज़िम के किसी दूसरे केस या मामले से नहीं जोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा था कि जमहूरी निज़ाम में अवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाते हैं। आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि इश्तिहारी या मफरूर को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। फैसले के मतन के मुताबिक जो इंतखाबात में सिर्फ उम्मीदवारों के नहीं बल्कि अवाम के भी बुनियादी हकूक शामिल होते हैं। अदालतें बुनियादी हकूक और जमहूरियत की मुहाफिज हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया था। अदालतों को इंतखाबी मामले पर इस नजर से मुदाखलत करनी चाहिए कि जमहूरी असूल की बालादस्ती हो। अब आप जरा इस फिक्रे को, इस लाइन को जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिखा,
کہ عدالتوں کو انتخابی معاملے پر اس نظر سے مداخلت کرنی چاہیے کہ جمہوری اصول کی بالادستی ہو۔ اب ذرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں کو دیکھیے، کیا جمہوری اصولوں کی بالادستی ہوئی تھی یا پھر جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا؟ کیا ریٹرننگ افسران کا 15 دسمبر کا جو فیصلہ تھا وہ جمہوری اصولوں کی بالادستی تھی یا پھر جمہوریت پر شب خون تھا؟ کیا 13 جنوری 2023 جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق، معذرت کے ساتھ 13 جنوری 2024 بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس تھا، کیا اس سے جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا یا جمہوری اصولوں کی بالادستی ہوئی تھی؟ یا پھر ان سے آگے پڑھیے 22 دسمبر 2023 اور پھر 2 جنوری 2023 اس معاملے میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا تو اس میں جمہوری اصولوں کی بالادستی ہوئی تھی یا پھر جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا؟ یہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ اس فیصلے کی مزید متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جمہوری معاشرے کی روح اپنی پسند کے امیدواروں کو آزادی سے ووٹ دینا ہے، عوام کی رائے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، انتخابی عمل اور ووٹنگ کے ذریعے ہی عوام جمہوری عمل میں شریک ہوتی ہے، انتخابی عمل میں آزادی سے شرکت کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑا بنیادی حق ہے۔ اب فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ امیدواروں کی اہلیت اور نااہلی کا معیار انتخابی عمل کو مؤثر بنانے کے لیے ہے۔ اور پھر اب یہ جو جتنے بھی میں نے آپ چاہے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا آج والا تفصیلی فیصلہ ہو یا پھر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہو، یہ براہ راست چارج شیٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس سوچ سے متعلق جو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر اگر نہیں، اگر ان کی منشا پر نہیں، تو پھر جیسے اس وقت موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے متعلق یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھے ہوئے ہے، جو سلوک روا رکھے ہوئے ہے، جو سوچ روا رکھے ہوئے ہے، اس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، MQM یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس سوچ کے ساتھ بالکل انکلائن ہیں، پیرالل چل رہی ہیں۔ اور پھر اگر عدلیہ سے کوئی چل رہا ہے تو وہ پھر ڈنکے کی چوٹ پر چل رہا ہے تو وہ پھر پاکستان کے چیف جسٹس معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے۔ اور پھر ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 ججز کا یہ فیصلہ آنا تو بنیادی طور پر ان 6 ججز نے چیف جسٹس کا بیگیج اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس میں ایک اور مزید دلچسپ بات وہ یہ بھی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی باضابطہ طور پر گزشتہ روز آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یعنی کہ ایک آئینی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ان انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے، اور اس میں ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے، ایک طرف جسٹس منیب اختر کمیٹی میں بیٹھے ہوں گے، اور تیسرے جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے۔ اور آئین کے آرٹیکل 184(3) کی جتنی بھی آئینی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوتی ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 2 کے مطابق 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ بینچ کون سا ہوگا، کیس سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے نہیں کرنا، یہ آئینی درخواست قابل سماعت ہے نہیں ہے، کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے۔ تو جب 2 ججز جو آلریڈی یہ فیصلے دے چکے ہیں اور ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سوچ پرویل کرتی ہے۔ کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں تو براہ راست اس کا جو بیگیج ہے وہ پوری کے پوری سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اوپر لگے یہ داغ دھوئے گی مستقبل میں، یا پھر معاملات ایسے ہی چلیں گے؟ اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔